ब्लाइंड ट्रिब्यूल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मेलपीजियन ट्रिब्यूल्स कहते हैं। ये मेलपीजियन ट्रिब्यूल्स ही एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको पता है किसी भी एनिमल के हवाले से आपने यही पढ़ना होता है कि इसकी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का नेम क्या है, तो मेलपीजियन ट्रिब्यूल्स ही इनकी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। और मेलपीजियन ट्रिब्यूल्स जो है ब्लाइंड है, ब्लाइंड एंडेड है। ब्लाइंड एंडेड का मतलब होता है ये जो साइड जो क्लोज है, एक साइड क्लोज है, बाहर का जो एनवायरनमेंट है इसका जो हीमोलिम्फ है, सराउंडिंग जितनी भी है उसे कहते हैं हीमोलिम्फ कहते हैं। बिकॉज इनके अंदर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। सारे नए नए टर्म्स आ रहे हैं, जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर थोड़ा बहुत उनको पढ़ा हुआ है, नॉलेज है, तो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो उसके अंदर सारा स्पेस ब्लड फ्लूइड होता है, साइनसेस होते हैं जिसके अंदर हीमोलिम्फ मौजूद होती है। तो ये ऐसे कॉकरोच या इंसेक्ट्स जितने भी होते हैं उनके अंदर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसके अंदर ऐसा हीमोलिम्फ मौजूद है। हीमोलिम्फ के अंदर जैसे यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल दोनों कंपोनेंट्स मौजूद हैं। इसके अंदर जितने भी यूजफुल कंपोनेंट्स हैं, हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं, वो सब इसके अंदर मौजूद है। यूजफुल एज वेल एज, बिकॉज ये ब्लड है तो ब्लड के अंदर वेस्ट भी प्रोड्यूस होते हैं, वो भी है, ब्लड के अपने कंपोनेंट्स भी मौजूद हैं। वन साइड इज क्लोज्ड, वन साइड इज क्लोज्ड, अनदर साइड है वो ओपन है। अनदर साइड कौन सी? दूसरी साइड जो जाके जीआईटी के साथ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ आके जो ज्वाइन करता है पार्ट, वो ओपन है। यू नो वेरी वेल कि आखिरी जो सेक्शन जिसे हाइंड गट कहते हैं उसके इलियम है, कोलोन है, रेक्टम है, तीन पार्ट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है, जो कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम, उसकी बात हो रही है। हमारे यहाँ स्टूडेंट चंद एक सब नहीं, वो कहते हैं कि हम फर्स्ट ईयर ना पढ़े, डायरेक्ट एंटिटीज पढ़े, तो हमें जो ये यहाँ से समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं समझ में आएगी। फर्स्ट ईयर का रिलेशनशिप आप देख रहे हैं कि हर टॉपिक के अंदर मौजूद है। जिसकी फर्स्ट ईयर की बायो थोड़ी बहुत, बायो नहीं हर सब्जेक्ट भी थोड़ा बहुत अच्छा होगा, बेसिक नॉलेज होगी, तो ही उसको आगे चीजें समझ में आएंगी। वरना तो जैसे कि हवा में जैसे उड़ गए आवाज, बस खत्म। ठीक है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगी आपके लिए। अगर आपका फर्स्ट ईयर का थोड़ा बहुत हर टॉपिक के हवाले से थोड़ी सी नॉलेज जरूरी होती है, बेसिक नॉलेज जरूरी होती है। आपकी बेसिक नॉलेज यहाँ की होगी तो आप मेडिकल में आप थोड़ा सा शाइन करेंगे, एकदम शाइन करेंगे। अगर बायोलॉजिकल साइंस यहाँ पे आपकी अच्छी होगी तो आगे तो आपको मेडिकल साइंस जो पढ़नी है तो वो आपकी अच्छी होगी ना। बेसिक तो जरूरी होता है। तो इसी तरह से जो हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट ईयर के अंदर जैसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, हीमोलिम्फ, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके तीन पार्ट, फोर गट, मिड गट, हाइंड गट। तो अब यहाँ पे तो हमारे लिए टाइम अलग से नहीं है कि सबसे पहले हम हीमोलिम्फ को डिस्कस करें, सबसे पहले हम ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करें, देन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करें। तो ये तो पूरी जिस तरह से टाइमिंग इधर ही जो खत्म हो जाएगी, इसके लिए अलग से फर्स्ट ईयर के अंदर हेडिंग मौजूद है, आप वहीं भी देख लेना। टर्न जब आएगा तो हम ये जरूर उसको डिस्कस करेंगे। तो वन साइड इज क्लोज, अनदर साइड इज ओपन, अनदर साइड ओपन है तो आगे ये जो जितने भी कंटेंट्स हैं वो किधर जाएंगे? हाइंड गट का पार्ट होता है इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। रेक्टम के अंदर आपको पता है फीसिस भी जमा होती है या स्टोर होती है, फीसिस की भी स्टोरेज होती है। फीसिस के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल और हीमोलिम्फ जो दाखिल हुई थी, यू नो वेरी वेल, हीमोलिम्फ किसके जरिए दाखिल हुई थी? इसी मेलपीजियन ट्यूब्यूल के जरिए। तो बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस है, और ये जितनी सराउंडिंग हीमोलिम्फ पड़ी है इसी तरह से ये जो है पास आउट हो जाए तो ये मर जाए ना बस। तो यकीनन कौन सा फिनोमेना होना चाहिए? जैसे हमने कल अर्थवर्म में पढ़ा था, दोनों एंड्स ओपन है, इसी तरह से अगर फ्लूइड पास होती जाए तो ये एनिमल मर सकता है। तो कौन सा प्रोसेस होना चाहिए? रीअब्जॉर्प्शन होना चाहिए। हमारे एसटीबी बुक के अंदर वेरी क्लियर है कि एक जो प्रोक्सिमल एंड होता है, यहाँ पे भी इस मेलपीजियन ट्यूब्यूल के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होती है, वापस वही हीमोलिम्फ के अंदर चीजें चली जाती हैं जो सराउंडिंग फ्लूइड। और दूसरी रीअब्जॉर्प्शन का अमल होता है इस रेक्टम के अंदर होता है। रेक्टम के अंदर साल्ट एंड वाटर की दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन होगी। रेक्टम के अंदर साल्ट एंड वाटर की दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन होगी, ताकि जिस तरह से यूरिक एसिड इनकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सिर्फ यूरिक एसिड रिमूव हो, वाटर जो है ना लॉस हो। जैसे हमने पढ़ा है कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जैसे चंद एक इंसेक्ट्स, गेस्ट्रो इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनकी जो यूरिक एसिड का वेस्ट का मकसद यही होता है ताकि जो है जब भी
यहाँ से बॉडी से रिमूव हो तो अपने साथ ज्यादा वाटर लेके ना जाए, इनसॉल्युबल इन वाटर होती है। तो हम आते हैं हर एक पॉइंट को जैसे डिस्कस करेंगे कि पहले तो हमने नोट किया था इनकी लोकेशन क्या होती है, फिर जैसे हम इस टीबी बुक की टेक्स्ट को भी देखेंगे। क्वेश्चन इसके अंदर जस्ट है ही दो है। एक, जिस तरह से इनकी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का नेम क्या है, नंबर वन। नंबर टू जो है नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो कॉकरोच एंड अदर इंसेक्ट्स हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग थिन ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल, ट्यूब का छोटा फॉर्म ट्यूब्यूल। ब्लाइंड का मतलब होता है वन साइड क्लोज है, अनदर साइड जो होती है गट की तरफ होती है। पर्सन का नेम ट्यूब्यूल, ट्यूब का छोटा फॉर्म दैट इज द ट्यूब्यूल। Malpighiae, Malpighian tubules which arise from the junction of the midgut and hindgut। कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम मिडगट एंड हाइंडगट के जंक्शन में वहां पे अराइज होते हैं। And Malpighian tubules are immersed in hemolymph। Immersed in hemolymph यानी सराउंडिंग सब hemolymph है जो इसका ब्लड है। मेलपीजियन ट्यूब्यूल की तादाद के हवाले से हमारे बुक में नहीं है, पर इनकी तादाद 150 या इससे प्लस होती है, 150 या प्लस होती है। तो कॉकरोच का ये जीआईटी डाइजेस्टिव सिस्टम फोरगट एंड मिडगट के जंक्शन पे तो हेपेटिक सीकी होते हैं जिनकी तादाद 8 होती है, पर एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट जो है ऐसे ब्लाइंड ट्यूब है जिन्हें हम कहते हैं मेलपीजियन ट्यूब्यूल कहते हैं। सच ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड मेलपीजियन ट्यूब्यूल एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। किसी स्टूडेंट को अगर एक अल्टरनेटिव टर्म याद है किसके लिए, मिडगट तो मीजन सिंपल छोड़ रहे, मिडगट मीजन, ठीक है ध्यान में रखेंगे। सवाल आ सकते हैं जैसे आपने मिडगट आप यहाँ पे पढ़ फर्स्ट ईयर के अंदर की अल्टरनेटिव टर्म भी है प्रोक्टोडियम, और याद नहीं, चलो अब आपकी टेस्ट में शामिल होंगे, ठीक है जब टेस्ट होगा टेस्ट में आपके ये सवाल शामिल होंगे। तो ये आप फर्स्ट ईयर का बुक। तो cells of Malpighian tubules absorbed in the excretory waste along with the useful substances present in the lymph। वही सेम बात कि सबसे पहले मेलपीजियन ट्यूब्यूल के अंदर आगे हाइंडगट है, ये हीमोलिम्फ है, और हीमोलिम्फ से जितने भी यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल सब्सटेंसेस सब मेलपीजियन ट्यूब्यूल के जरिए अंदर आएंगे, ठीक है। और यूजफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द एक एक्सक्रीटरी वेस्ट जो यूरिक एसिड प्लस यूजफुल जो भी होंगी हीमोलिम्फ की चीजें वो सब मेलपीजियन ट्यूब्यूल के अंदर आ जाएंगी। इन द लेटर पार्ट यानी जो आखिरी जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है उसके अंदर क्या होगा, लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल मींस किसकी बात हो रही है, मेलपीजियन ट्यूब्यूल की। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे जो यूजफुल सब्सटेंसेस होंगी वो वापस इस तरह से इसी हीमोलिम्फ के अंदर शामिल हो जाएंगी। लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है उसके अंदर जो है इसकी वापस रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। अब इसके अंदर क्या होगा, वेस्ट होगा जिसका क्या यूरिक एसिड। यूरिक एसिड किसके साथ शामिल हो जाएगा, फीसिस के साथ। यूरिक एसिड फीसिस प्लस में जैसे हीमोलिम्फ का वाटर पार्ट और भी इसके अंदर कंटेंट्स मौजूद है वो भी आएंगे। तो रेक्टम के अंदर क्या दोबारा एब्जॉर्ब होगा, साल्ट से एंड वाटर होगा। इस तरह से यूरिक एसिड फीसिस पास आउट आ गया, वेरी सिंपल सी मैकेनिज्म। आप जैसे इंटेलिजेंट टेस्ट के स्टूडेंट के लिए ये कोई इश्यू नहीं है कि खास इतनी बड़ी मैकेनिज्म नहीं कि आप वो नहीं समझ जा रही है। Later part of the tubule selective reabsorption useful substances takes place and uric acid is discharged into the rectum। तो इसका जो यूरिक एसिड था वो रेक्टम के अंदर, और देन फर्दर जो अगेन रीअब्जॉर्प्शन का अमल होगा। कौन सी रीअब्जॉर्प्शन का अमल, वाटर एंड साल्ट्स की दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन का अमल होगा। रेक्टम स्टोर्स यूरिक एसिड फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट एंड वाटर आखिरी एंड पे भी, एंड यूरिक एसिड बिकम्स ऑलमोस्ट ड्राई एंड पासेस अलॉन्ग विद द फीसिस। हमने कल परसों एक डायग्राम देखी थी कि जिसके अंदर व्हाइट मटेरियल जो होता है वो यूरिक एसिड का होता है और बाकी जो है वो फीसी होती है। इस तरह से इनकी रिमूवल होती है। एक छोटी इलस्ट्रेशन हम देखेंगे जिसके जरिए इसको हम नोट कर सकते हैं। जैसे ये मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं,
इसके जरिए हीमोलिम्फ की चीजें सब इस मेलपीजियन ट्यूब्यूल के अंदर आई। जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है वहां से उसकी रीअब्जॉर्प्शन का अमल होगा, और यूरिक एसिड जो इसका नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो हाइंड गट में, रेक्टम पार्ट है यहाँ पे, आर्जी तौर पे यहाँ पे यूरिक एसिड भी स्टोर है, वाटर भी है, साल्ट भी है। और इसी तरह से जो फीसिस का जो आने का अमल, जीआईटी तो है ही फीसिस के लिए होता है, इसके अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फीसिस पास आउट हो तो वापस इसी के अंदर यू नो वेरी वेल साल्ट एंड वाटर जो है रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। इसी रेक्टम एंड से साल्ट एंड वाटर की रीअब्सॉर्प्शन हो जाती है। फिर जो फीसिस पास आउट होंगी, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड एंड फीसिस जो होगी वो यहाँ से पास आउट हो जाएगी। हीमोलिम्फ जो था उसके अंदर साल्ट, यूरिक एसिड, वाटर वो किसके अंदर आए, ट्यूब्यूल के अंदर आए। फिर क्या हुआ, यूरिक एसिड भी इस गट के अंदर आ गया, यूजफुल सब्सटेंस वापस हीमोलिम्फ के अंदर चले गए। मजीद इसके अंदर साल्ट और वाटर की जो एब्जॉर्प्शन का अमल होता है वो रेक्टम के अंदर हो जाएगा। इस तरह से जो है ड्राई फीसिस की सूरत में पास आउट हो जाता है। उसके बाद जैसे हम आएंगे नेक्स्ट हेडिंग में, एक्सक्रीशन इन मैन। जैसे आपको पता है कि अभी हमने जो एनिमल्स पढ़े हैं उनके अंदर एक पॉइंट पढ़ी है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं। नंबर 2, कौन सी जो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। दो सवाल जैसे बार बार हम रिपीटेडली हर एनिमल के अंदर पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से ह्यूमन बीइंग के हवाले से हमारी बुक के अंदर आप देखेंगे एक किडनी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, लिवर एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, स्किन एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। किन बुक्स के अंदर जो रेफरेंस बुक्स उनके अंदर लंग्स को भी एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ट्रीट किया गया है, बिकॉज इसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होती है किन बुक्स के अंदर। ठीक है, बट हमारे एसटीबी बुक के अंदर ये 3 जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। 2 जिनको हम वेरी डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे, किडनी और लिवर। स्किन की ज्यादा इतनी डिटेल नहीं है, बिकॉज स्किन के अंदर जिस तरह से यू नो वेरी वेल स्विच ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, और स्विच की सूरत में वाटर, साल्ट, थोड़ा सा यूरिया का भी अमाउंट रिमूव होता रहता है। स्किन को हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन कह सकते हैं। लिवर तो मेन होम्योस्टेटिक ऑर्गन है। किडनी का काम होता है यूरिया को रिमूव करना इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो अगेन वही सेम वापस दोबारा से एक्सक्रीशन की एक जनरल डेफिनेशन है जो आपने मेनी टाइम पढ़ी है। रिमूवल ऑफ अनवांटेड मेटाबॉलिक जो वेस्ट होते हैं, एक्सेस सब्सटेंसेस हैं, ड्रग्स हैं, उनकी रिमूवल को हम रिमूवल ऑफ अनवांटेड मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट। एक्सेस साल्ट हो, जैसे अगर ह्यूमन बीइंग का आप थोड़ा सा रिकॉल करें, किसी को कैल्शियम की जरूरत होती है तो किडनी के अंदर उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है नहीं होती है। तो यानी ये भी एक तरह से एक्सेस में अगर होंगे, अगर एक्सेस में नहीं है जरूरत है तो वहां पे रीअब्जॉर्प्शन होती है, वरना जो है रिमूव हो जाती है। ठीक है ना। तो इस तरह से साल्ट भी, वाटर, बॉडी को वाटर की जरूरत नहीं है, मोर यूरिन बनता है। बॉडी को वाटर की जरूरत होती है, एडीएच हार्मोन के जरिए वाटर की जिस तरह से रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो ये सब जिस तरह से वाटर हो, साल्ट हो, बाई प्रोडक्ट हो, इनकी रिमूवल के अमल को हम जनरली कहते हैं एक्सक्रीशन कहते हैं। और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है किडनीज, लिवर और स्किन ह्यूमन बीइंग के अंदर है, जिनका कलेक्टिव अल्टीमेटली रोल ये होता है मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। व्हाई? बिकॉज होम्योस्टेसिस के 3 एस्पेक्ट है, उसके अंदर मेन एक एस्पेक्ट होता है एक्सक्रीशन, भी एक मेन एस्पेक्ट है। एक्सक्रीशन भी मेन एस्पेक्ट है, ओस्मो रेगुलेशन भी मेन एस्पेक्ट है। तो किडनी का रोल जो होता है ओस्मो रेगुलेटरी भी है और एक्सक्रीटरी रोल भी है। तो हम यकीनन इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला पहला एक्सक्रीटरी लाइक ऑर्गन या जो स्ट्रक्चर है जिन्हें हम कहेंगे किडनी। और किडनी के 2 काम होते हैं। कौन से 2 काम होते हैं? एक ओस्मो रेगुलेशन का काम होता है और दूसरा नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव भी करना। नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करना ये होते हैं किडनी के काम होते हैं। हमारे बुक के अंदर जो यूरिन का टेबुलेटेड चार्ट है उसके नीचे फंक्शंस ऑफ किडनी जैसे लिखा हुआ है, उसके अंदर वेरी क्लियर है ये दोनों फंक्शंस मौजूद है। ओस्मो रेगुलेशन है एज वेल एज एक्सक्रीशन ऑफ द नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना। लिवर के तो हम वेरी इंपॉर्टेंट रोल पढ़ेंगे, जो होम्योस्टेटिक फंक्शन ऑफ द लिवर उनकी डिटेल आज हम पढ़ेंगे। इसी तरह से स्किन है, उसके अंदर जैसे साल्ट एंड अदर सब्सटेंसेस किस सूरत में? पसीने की सूरत में। साल्ट और दूसरे सब्सटेंसेस जिक्र नहीं है, पसीने की सूरत में ड्यूरिंग परस्पायरेशन, जब भी इंसान को पसीना होता है
परस्पायरेशन मीन्स स्विचिंग, पसीना होता है तो उस पसीने के अमल के दौरान स्वेट खारिज होता रहता है, जिसके अंदर साल्ट भी होता है, वाटर भी होता है। यहाँ पे हमारे बुक के अंदर कोई कंपोजिशन ऑफ जैसे स्वेट नहीं है, पर उसके अंदर मेजर पोर्शन वाटर का होता है, मिनरल्स भी होते हैं, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम वगैरह, लैक्टिक एसिड एंड यूरिया भी होता है। तो यूरिया हमारा नाइट्रोजिनस वेस्ट है जो स्वीट के जरिए भी थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होता रहता है। तो हम कहेंगे कि स्किन भी एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लिवर भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, किडनी भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो सबसे पहले हम लिवर को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम एक छोटी इलस्ट्रेशन बनाते हैं कि लिवर की लोकेशन क्या होती है, कहाँ पे लोकेटेड है, वेयर लिवर इज लोकेटेड। लिवर हमारी बॉडी के अंदर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मौजूद है। एब्डोमिनल कैविटी राइट साइड पे लार्ज इंटरनल ऑर्गन है। लिवर जो हमारा द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। एंड यू नो वेरी वेल, अगर आपने अगेन दोबारा मैं कहूँगा फर्स्ट ईयर में आपने जैसे पढ़ा होगा, लिवर की जो सीक्रीशन या जूस होती है जिसे हम कहते हैं बाइल जूस कहते हैं। तो ये बाइल जूस सबसे पहले दो हेपेटिक डक्ट्स होते हैं, दो हेपेटिक डक्ट्स होते हैं, दो लोब्स होते हैं, दो हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, वो देन ज्वाइन होंगे तो ये कॉमन हेपेटिक डक्ट बनेगा। कॉमन हेपेटिक डक्ट देन सिस्टिक डक्ट, एक सिस्टिक डक्ट होता है जो गाल ब्लेडर की तरफ जाता है, सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट जो गाल ब्लेडर की तरफ जा रहा है। गाल ब्लेडर एक ऐसी सैक या बैग है जिसका काम होता है आर्जी तौर पे बाइल जूस को स्टोर करना। उसके बाद एक कॉमन बाइल डक्ट होता है, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट देन आके स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूटीनम के अंदर आके इंटर होता है, ड्यूटीनम के अंदर आके इंटर होता है। ये द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज द ड्यूटीनम, ड्यूटीनम, इसके अंदर आके ये इंटर होता है। पर इसके साथ साथ जैसे यू नो वेरी वेल एक और भी आर्गन मौजूद है, और उस आर्गन का लीफ लाइक आर्गन का नेम है पेंक्रियास। और इस पेंक्रियास में पेंक्रिएटिक डक्ट होता है, पेंक्रियास का एक डक्ट होता है जिसे कहते हैं पेंक्रिएटिक डक्ट, पेंक्रिएटिक डक्ट और प्लस में कॉमन है बाइल डक्ट, दोनों ज्वाइन होंगे तो हेपेटो पेंक्रिएटिक डक्ट बनेगा। इस डक्ट का नेम होता है हेपेटो पैंक्रिएटिक डक्ट, हेपेटो पैंक्रिएटिक डक्ट, हेपेटो पैंक्रिएटिक डक्ट इंटर्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये डक्ट है, इसका नेम है पैंक्रिएटिक डक्ट। तो ये एक सीरीज ऑफ ट्यूब्स जैसे मौजूद है, डक्ट्स मौजूद है जो पेंक्रियास की, पेंक्रिएटिक डक्ट की, पेंक्रियास की सीक्रेशन प्लस लिवर की सीक्रेशन जिसे बाइल जूस कहते हैं वो आके ड्यूटीनम में इंटर करता है। लिवर अपनी सीक्रेशन ड्यूटीनम में इंटर करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से हम पढ़ते हैं कि इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी तरह से आपको पता है लिवर के अंदर काफी सारी चीजें जिस तरह से ऐसी होती है जो इनकी जो सिंथेसिस होती है, तो देन वो जो है ब्लड सर्कुलेशन में दूसरे एंड पे लिवर के अंदर जो कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स बनती है मॉडिफिकेशन के बाद जो जाके ब्लड सर्कुलेशन में शामिल होती है, ब्लड सर्कुलेशन में लिवर के अंदर जो चीजों की सिंथेसिस होगी वो जाके ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो जाती है। लिवर के अंदर जो सिंथेसिस का काम हुआ है, एक सिंथेसिस ये है बाइल जूस, वो आके ड्यूटीनम में दाखिल होती है, बाइल जूस आके ड्यूटीनम में दाखिल होती है। इसी तरह से एक और इलस्ट्रेशन हम बनाते हैं कि लाइक सर्कुलेशन के हवाले से, ब्लड की सर्कुलेशन के हवाले से, जिस तरह से ये लिवर बाइलोब स्ट्रक्चर और यहाँ से यूनोवेरल इलियम, इलियम के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट होता है, उसके अंदर कौन सा फंक्शन होता है, री रीअब्जॉर्प्शन नहीं, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हम जो भी फूड खाते हैं उनकी अल्टीमेट डाइजेशन होती है, डाइजेशन ऑफ फूड होती है। यहाँ पे फूड मॉलिक्यूल होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं जो डाइजेस्ट हो चुके होते हैं। अब इनकी एब्जॉर्प्शन का अमल होगा। तो एब्जॉर्प्शन किस तरह से आपको पता है, विलाय जो होते हैं वहां पे जो है ये सारा जो है फूड एब्जॉर्ब होगा। विलाय में एब्जॉर्ब होने के बाद जिस तरह से एक वेन बनती है,
और उस वेन का नेम होता है हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन, इस वेन का नेम है हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन नेचर की तरफ से देखें कितनी एक अमेजिंग हमें जैसे एक प्रॉपर्टी मिली है कि हम जो चीजें खाते हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दाखिल नहीं होते हैं। वो सारी चीजें फर्स्ट ऑफ ऑल लिवर के अंदर एंटर होगी, देन इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन इनकी मटेरियल की होगी, डिटॉक्सिफिकेशन हो सकती है, स्टोरेज हो सकती है, वो सब के लिए जैसे एक लिवर जैसा इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है हमें दिया गया है। यहाँ पे स्टोरेज का भी अमल हो सकता है, मॉडिफिकेशन का भी मटेरियल की हो सकता है, डिटॉक्सिफिकेशन का भी अमल हो सकता है। उसके बाद एक और सर्कुलेशन, एक और सर्कुलेशन जिसे हम कहते हैं हेपेटिक वैन। हेपेटिक वेन, तो दो लफ्ज हैं, इनको आप सीखेंगे, हेपेटिक पोर्टल वेन और हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन देन जाके हार्ट की तरफ जाती है, हार्ट की तरफ। पहले जिस तरह से इंफीरियर वेना केवा और देन जाके हार्ट के अंदर, इंफीरियर वेना केवा हार्ट के अंदर जैसे इंटर हुई, इसी तरह से आप देखेंगे दो किस्म की जैसे सर्कुलेशन हुई, एक स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर की तरफ और लिवर से देन जो है हार्ट की तरफ। स्मॉल इंटेस्टाइन से चीजें जो लिवर में जाती हैं उसे हम कहते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन, और वो जस्ट हेपेटिक वेन है। स्कूल कॉलेज से होते हुए डायरेक्ट घर जाए, स्कूल कॉलेज से होते हुए शॉपिंग सेंटर से होते पार्क से होके घर जाए, तो ये फर्क है। वेन हम उसे कहते हैं जो वापस ब्लड कलेक्ट करके हार्ट की तरफ आए। पर ये वेन कौन सी है, पहले किसी एक एनदर आर्गन बजाय, बजाय जो लिवर में ये वेन जाए एक एनदर आर्गन, बजाय ये हार्ट की तरफ जाए एक एनदर आर्गन लिवर से होती जा रही है, तो इस सर्कुलेशन को कहते हैं पोर्टल, पोर्टल वेन। ये हेपेटिक पोर्टल वेन है, ये जस्ट हेपेटिक वेन है। जस्ट हेपेटिक वेन जो है लिवर से जो है ब्लड कलेक्ट करके हार्ट की तरफ जाएगी। हेपेटिक पोर्टल वेन होगी वो लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर की तरफ, ये जो है प्रोडक्ट्स जो भी होंगी, जो फूड की जो हमने डाइजेस्ट किया है, जो कुछ हमने खाया है वह इसी लिवर के अंदर जिस तरह से एब्जॉर्ब होता है। इसी तरह से आपको पता है कि एक और पॉइंट, जैसे लिवर का काम होता है, लिवर का काम होता है यूरिया की प्रोडक्शन, यूरिया फॉर्मेशन का जो अमल होता है, जो हमारी नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया फॉर्मेशन का अमल जो होता है वो लिवर के अंदर होता है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिया जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसका काम जो है लिवर के अंदर होता है। अगर ये लिवर के अंदर जो यूरिया फॉर्मेशन का अमल हुआ तो देन इधर यूरिया बना, देन सर्कुलेशन के जरिए ये किधर हार्ट की तरफ, और देन हार्ट के बाद जैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यही यूरिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनीज, किडनीज में यूरिया जाएगा और किडनी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन का अमल होगा और देन यूरिन की डिस्चार्ज होगी। तो यूरिन हमारी नाइट्रोजिनस वेस्ट जिससे भी वो नहीं है, यूरिन तो मिक्सचर है जिसमें 95% वाटर होता है। हमारी नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो है यूरिया है, जिसकी सिंथेसिस या फॉर्मेशन का अमल हुआ है वो लिवर के अंदर हुआ है, देन जो है सर्कुलेशन के जरिए हार्ट, हार्ट के बाद देन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी, और किडनी के अंदर जैसे यकीनन वहां पे यूरिन की रिमूवल होती है। तो ये एक जस्ट लिवर के हवाले से, जैसे आपको पता है कि जनरल आइडिया या किस तरह से इम्पोर्टेंट हमारा ऑर्गन है लिवर, तो हम उसको जैसे डिस्कस करें। बायोलॉजी हम पढ़ी है, ठीक है, हमने एसटीबी बुक की तरफ आते हैं, लिवर की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सो लिवर इन द लार्ज रेडिश ब्राउन ग्लैंडुलर ऑर्गन, ग्लैंडुलर ऑर्गन किससे कहते हैं, जो सीक्रीशन या जूस प्रोड्यूस करता है उसे हम कहते हैं ग्लैंडुलर ऑर्गन। ग्लैंड हमें उसे कहते हैं जो सीक्रीशन या जूस प्रोड्यूस करें तो उसे हम कहते हैं ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड हम उसे कहेंगे जो सीक्रीशन या जूस प्रोड्यूस करे। जैसे लिवर की सीक्रीशन है उसे हम क्या कहते हैं, लिवर की सीक्रीशन को बाइल जूस कहते हैं।
लोकेटेड इन द एब्डोमेन जस्ट बिलो द डायफ्राम। यू नो वेरी वेल, हमारे यहाँ दो कैविटी है, मेन कैविटी, एक थोरेसिक और चेस्ट कैविटी है जिसके अंदर हार्ट एंड लंग्स होते हैं, दूसरी जो एब्डोमिनल कैविटी है। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक मसल की शीट है जिसे डायफ्राम कहते हैं। तो इस राइट साइड पे, डायफ्राम के राइट साइड पे जो लिवर होता है, जैसे आमतौर पे कहते हैं मेटाबॉलिक सेंटर कहते हैं, मेटाबॉलिक फैक्ट्री कहते हैं। नियरली 500 से भी ज्यादा केमिकल रिएक्शन लिवर के अंदर होते हैं, तो हम इसे कहते हैं मेटाबॉलिक फैक्ट्री कहते हैं। इसी वजह से वहां पे रिच ब्लड सप्लाई भी होती है। एक सैक या बैग है जिसे कहते हैं गाल ब्लेडर कहते हैं। गाल ब्लेडर जस्ट एक सैक या बैग है जिसका काम स्टोरेज का होता है, जिसके अंदर क्या स्टोर होती है, बाइल जूस होती है। बाइल जूस को सीक्रेट प्रोड्यूस कौन करता है, लिवर करता है। बाइल इज poured into the duodenum by common bile duct पर सिस्टम ऑफ डक्ट्स है। पहले दो, हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक डक्ट, देन हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट दैट जॉइंस टू duodenum। रेस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स यानी लिवर की रेस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, बाकी जो चीजें मॉडिफाई करता है या न्यू चीजें जो बनाता है वो किधर जाएंगी, दे आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड थ्रू हेपेटिक वेन। यू नो वेरी वेल, हेपेटिक वेन लिवर से आगे जो हार्ट की तरफ जाती है। अल्दो लिवर परफॉर्म्स हंड्रेड्स ऑफ फंक्शन, नियरली 500 से भी ज्यादा जो लिवर के फंक्शन है। चंद हम एक होम्योस्टेटिक फंक्शंस लिवर के जैसे डिस्कस करेंगे। लिवर के होम्योस्टेटिक फंक्शन, जैसे ये लिवर के हवाले से, ये राइट हेपेटिक, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, पैंक्रियास का पैंक्रियाटिक डक्ट, देन हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट दैट इंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज द duodenum। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर duodenum। तो पहला पहला होम्योस्टेटिक फंक्शन है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड। दो ऐसे सवाल होते हैं जो हमेशा मैं स्टूडेंट को कहता हूँ, वो तो उनको फिंगर टिप्स पे बिल्कुल याद है। कैसे? कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म के हवाले से, अगर ग्लूकोज इजाफी है तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होती है। अगर ग्लाइकोजन में ग्लूकोज बननी है कब, जब हमें बॉडी को नीड होती है, जरूरत होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होनी होती है, तो ग्लाइकोजन अगेन इज इट इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज। किसके जरिए? दो हार्मोन होते हैं जैसे हमने मेनी टाइम जिनको पढ़ा है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन बाय द एक्शन ऑफ इंसुलिन, ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय द एक्शन ऑफ ग्लूकागोन हार्मोन जब भी जरूरत होती है। तो वही इसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटा। और ये अमल कहाँ होता है? ये अमल होता है इस लिवर के अंदर। इसी तरह से जब ग्लाइकोजन की रिजर्व खत्म हो जाए, जैसे कोई पर्सन है किसी रीजन की वजह से खाना भी नहीं खा रहा है या नहीं मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल कभी कभार जिंदगी के अंदर ऐसी सिचुएशन हो जाए, तो सबसे पहले हमारे जो ग्लाइकोजन के रिसोर्सेज हैं वो खत्म होते हैं। ग्लाइकोजन खत्म होगा तो फिर देन अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स की भी कन्वर्जन होती है ग्लूकोज के अंदर, वो भी काम जो है लिवर के अंदर होगा। तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के हवाले से यहाँ तीन पॉइंट है। glucose is converted into glycogen, glycogen is converted into glucose, amino acids are converted into glucose। इससे कहते कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। if glucose is in excess, इजाफी है, एक्स्ट्रा है, then it will be converted into glycogen। और glycogen स्टोर कहाँ पे होती है? stored here, here means लिवर। और कहाँ पे स्टोर होती है? मसल्स के अंदर, मसल्स के अंदर। एट द टाइम ऑफ शॉर्टेज ऑफ ग्लूकोज, यानी जब बॉडी को जरूरत होती है ग्लूकोज की कमी, तो ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। हार्मोन कौन से हैं वो आप थोड़ा सा पहले ही पढ़ चुके हैं, याद भी कर लेंगे। और जैसे ग्लूकोज में कन्वर्जन होगी वो ग्लूकोज किधर जाएगी? आगे सप्लाई टू बॉडी फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन। अगेन इफ ग्लाइकोजन स्टोर इज डेप्लीटेड, ग्लाइकोजन जो रिजर्व फूड था वो खत्म हो गया, तो देन आगे क्या होगा? अमाइनो एसिड्स में बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स में बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ये भी काम जैसे लिवर के अंदर होता है। दूसरा काम जिस तरह से फैट्स की मेटाबॉलिज्म, लिपिड की मेटाबॉलिज्म है। लिपिड की मेटाबॉलिज्म इस तरह से कि लिवर का काम होता है एक्सेस इजाफी जो लिपिड्स होते हैं उनको अल्टीमेटली फैट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्सेस जो लिपिड्स होंगे वो फैट में कन्वर्जन होती है, वो इधर लिवर के अंदर काम होगा। होता ये है कि फैटी एसिड पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं और देन जो है आगे डिपॉजिट हो जाते हैं फैट के अंदर। कौन सा टिश्यू होगा? एडिपोज टिश्यू जो स्किन के नीचे होते हैं,
इस तरह से जो है इनमें एक्सेस लिपिड्स आर कन्वर्टेड इनटू फैट, और फैट देन आगे स्टोर कहाँ पे होगी, इधर लिवर के अंदर नहीं, स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यूज होते हैं, वहां पे जो है फैट की डिपोजिशन होती है। तीसरी पॉइंट कि जिस तरह से प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन के हवाले से भी इनका एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, प्रोटीन के हवाले से भी एक इंपॉर्टेंट रोल है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। एक जिस तरह से प्रोटीन ये ऐसे बनाएंगे सिंथेसाइज नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, जिस तरह से फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स जो होते हैं 20 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, और वो अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में कैसे बनते हैं, वो 20 टाइप, जब हम कोई फूड खाएंगे, प्रोटीनियस फूड खाएंगे, ब्रेक डाउन होगी उनके अंदर अमाइनो एसिड की, तो इस तरह से वो अमाइनो एसिड बन जाते हैं। पर लिवर के अंदर ऐसी सलाहियत है कि अगर वो फूड हम ना भी खाएं, उस जैसा प्रोटीनियस फूड ना भी खाएं, तब भी लिवर जो है ऐसे अमाइनो एसिड प्रोड्यूस कर सकता है जिन्हें हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, जो हमारी डाइट के अंदर नहीं थे प्रोटीन, पर उनको भी लिवर प्रोड्यूस कर सकता है। दिस टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड एज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। प्लस में प्लाज्मा प्रोटीन, यू नो वेरी वेल, अगर आपने फर्स्ट ईयर के अंदर ब्लड की कंपोजिशन पढ़ी है तो उसके अंदर एक प्लाज्मा पोर्शन होता है जिसके अंदर 90% वाटर होता है, रिमेनिंग जैसे अल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजेन, क्लॉटिंग फैक्टर, एंटीबॉडीज, वो सब प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन जिसके दो तीन नेम है, एक प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिन दोनों क्लॉटिंग मैकेनिज्म में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। और तीसरा एक और प्रोटीन है जिसका नेम है ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन प्लाज्मा प्रोटीन होगा, और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो होता है लिवर के अंदर भी बनते हैं। और एक होते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन, एक ग्लोब्यूलिन का टाइप इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो होते हैं यहाँ पे हो गए इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ये लिम्फोइड टिश्यूज के अंदर बनते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन दे आर फाउंड इन लिम्फोइड टिश्यूज टू हेल्प इन फाइटिंग द इन्फेक्शन। तो ग्लोबुलिन प्रोटीन का काम होता है दे हेल्प टू फाइट इन्फेक्शन। दो तीन और भी फंक्शन है, फंक्शन हमारे बुक में नहीं है तो हम इनको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम प्रोटीन के हवाले से ये पढ़ेंगे कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन, और प्लाज्मा प्रोटीन भी बनाते हैं। कौन से प्लाज्मा प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिन, दोनों का रोल कहाँ पे होगा, क्लॉटिंग मैकेनिज्म में। और तीसरा प्रोटीन कौन सा, ग्लोब्यूलिन है, और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो होता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का काम होता है इट हेल्प्स टू फाइट द इन्फेक्शन। जस्ट ये तीन प्रोटीन। पर प्रोटीन जो मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म होती है उसके अंदर ये होता है, जैसे नेक्स्ट जो हेडिंग है ना, डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन, डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन, डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपको अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स अल्टीमेटली किसके अंदर डाइजेस्ट होते हैं, प्रोटीन्स अल्टीमेटली अमाइनो एसिड के अंदर जो कन्वर्ट होते हैं या हाइड्रोलाइज होते हैं या ब्रेक होते हैं या डाइजेस्ट होते हैं। अमाइनो एसिड का फार्मूला आप स्टूडेंट्स को याद है, एक तरफ से जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, दूसरी तरफ से अमाइनो ग्रुप होता है, अमाइनो ग्रुप पे NH2 होता है। इस अमाइनो ग्रुप की रिमूवल के अमल को कहते हैं डीअमाइनेशन। जब अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाए, अमाइनो ग्रुप की रिमूवल, डी का मतलब है टू रिमूव, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड, अमाइनो ग्रुप यहाँ से जो रिमूव हुआ है NH2, ये लिवर के अंदर होता है, और इससे आगे जो है अमोनिया बनेगी, और अमोनिया देना आगे यूरिया साइकिल के अंदर इंटर होके देन यूरिया बनेगी लिवर के अंदर। यूरिया साइकिल जो होता है उसके अंदर रिजल्ट में अल्टीमेटली यूरिया फॉर्मेशन होगी। हमने पहले ही थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि लिवर का काम होता है यूरिया फॉर्मेशन, और यूरिया फॉर्मेशन इस प्रोसेस के जरिए होगी जिसमें अमाइनो ग्रुप सबसे पहले रिमूव होगा, और अमाइनो ग्रुप की रिमूवल के बाद अल्टीमेटली जैसे यूरिया फॉर्मेशन होगी। अब रिमेनिंग जो पार्ट होता है जिसे कहते हैं कार्बन स्केलेटन कहते हैं, रिमेनिंग पार्ट होता है जिसे कहते हैं कार्बन स्केलेटन कहते हैं। इस कार्बन स्केलेटन में आगे इट विल बी कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड H2O में कन्वर्ट हो सकता है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है। ये पार्ट जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो सकता है। ये इसमें आगे जो कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस हो सकती है, कीटोन बॉडीज लिटिल बिट कंसंट्रेशन होगी एनर्जी, अदरवाइज जो है ब्लड की पीएच को चेंज करने में इनका बड़ा रोल होता है या किरदार होता है। तो ये सारे काम जो है लिवर के अंदर होते हैं।